आंवला लोकसभा क्षेत्र के सांसद नीरज मौर्य ने शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में वे क्षेत्र और जनहित से जुड़े प्रमुख मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से जवाबदेही तय कराने और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी ढंग से आवाज बुलंद की जाएगी। सांसद ने बताया कि सत्र में युवाओं के लिए रोजगार, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था, स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा, किसान की आय, फसल क्षति का मुआवजा, एमएसपी को कानूनी गारंटी, खाद की उपलब्धता, कर्ज माफी, महंगे डीजल पेट्रोल और कृषि संकट जैसे मुख्य मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता, नीट परीक्षा में कथित अनियमितताएं, महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, चुनावी पारदर्शिता और राम मंदिर परिसर की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। नीरज मौर्य ने कहा कि बरेली और आंवला क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को भी संसद में प्रमुखता से रखा जाएगा। इसमें खाद्य संकट, रबर फैक्ट्री कर्मचारियों की समस्याएं, 300 बेड अस्पताल का सुचारू संचालन और बरेली में एम्स की स्थापना की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल मुद्दे उठाना नहीं, बल्कि उन पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित कराना है, ताकि क्षेत्र की जनता को वास्तविक राहत मिल सके। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आभार कि जो पिछला सत्र रहा उसमें जो जनता के मुद्दे हमने सदन में रखे उसको आपने प्रमुखता से अपने अखबार में, अपने प्रिंट, जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, सब में आपने स्थान दिया, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा, हमारे नए जिला अध्यक्ष जी बने हैं, इनको भी आपके माध्यम से, वैसे मैं बधाई पहले दे चुका हूँ, पुनः बधाई, प्रेस के सामने बधाई। और बहुत ही मेहनत से हमारे जिला अध्यक्ष जी जो काम कर रहे हैं बरेली में नजर आ रहा है, उसके लिए इनको बधाई। आप सब लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बधाई। क्योंकि परसों से लोकसभा का सदन चलने जा रहा है और इस समय देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनता चाह रही है कि लोकसभा में चर्चा हो और उसका समाधान हो। जैसा कि अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से जंतर मंतर पे धरना चल रहा था और आज शायद जबरदस्ती उनको हटाया जाना है, तो हम लोगों ने जो योजना बनाई है कि इस बार सदन में अवसर मिलेगा तो किन बातों को प्रमुखता से रखेंगे, उसी बिंदुओं पे हमने सोचा है कुछ आप लोगों को जानकारी दे दें और आपसे आग्रह भी कर लें कि हमारे जो मुद्दे वहां उठेंगे उनको फिर आप जनता में पहुंचाएंगे। तो हमने जो मुद्दे तय किए हैं उसमें एक, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का कैसे सृजन हो, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के रोजगार का। और जिस तरह से भी आपने देखा कि नीट के पेपर लीक हुए, बच्चों ने सुसाइड किया, और अगर इस तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी तो उनको भी एक तरह से वो भी रोजगार ही है, डॉक्टर बनते। दूसरा जो आज सबसे अहम विषय है कि जो सरकारी हमारे विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों में एक तो जो शिक्षा का स्तर है लगातार गिर रहा है, और दूसरा सरकारी विद्यालय में नामांकन भी बहुत घट रहे हैं। और अभी जो सरकार के ही आंकड़े आए हैं कि पूरे देश के अंदर हजारों स्कूल बंद हो गए। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा बजट है, गांव में खास करके जहां पे लोग हमारे पीडीए समाज के गरीब, कमजोर, दबे कुचले लोग हैं, वो बहुत बड़ी फीस देके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं अच्छी होगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, तो ये इस देश के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जाएगी जो शायद इस देश पे बोझ बन जाए। इसलिए इस विषय पे भी हम लोग चाहेंगे कि सदन में वार्ता हो और कोई निष्कर्ष निकले। हम लोग स्मार्ट सिटी के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। कई बार जो हमारी दिशा की बैठक होती है, उस दिशा की बैठक में भी स्मार्ट सिटी योजना पे चर्चा हुई, लेकिन हम बरेली स्मार्ट सिटी में बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि बरेली कहीं से स्मार्ट सिटी बन गया है। आज भी पार्किंग की समस्या है, आज भी जाम की समस्या है, आज भी हर तरफ, अभी बरसात हो रही है, पानी की निकासी की समस्या है। तो मुझे लग रहा है जो स्मार्ट सिटी योजना थी वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि चर्चा हो। और जो हमारे अन्नदाता भाई हैं, किसान भाई हैं, किसान भाई इस समय बहुत दुखी हैं। एक तो उनको खाद नहीं मिल रही है,
ये मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को भी प्रमुखता से उठाइए। खाद की इतनी किल्लत है कि रोजाना कितने मेरे पास फोन आते हैं, लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे, तो अभी तक तो कुछ ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार इस बात का जवाब दे कि किसानों के आय को दोगुनी करने का कौन सा रोड मैप है, कैसे होगी। और किसानों को अगर खाद नहीं मिलेगी समय पे, आज कई ऐसे गांव हैं जहां पे 15-15 दिन से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा हुआ है। आंवला में एक कसुमरा गांव है, वहां का सरकारी ट्यूबवेल नंबर 13, उसका ट्रांसफार्मर जल गया, 15 दिन से उसको बदला नहीं गया। कल मैंने चीफ इंजीनियर से कहा है, देखिए आज क्या करते हैं। आज कहा है, आज मैं आंवला जाऊंगा भी। तो जब अगर 15 दिन ट्रांसफार्मर सरकारी ट्यूबवेल 1.5 महीने से बता रहे हैं जी, देखिए, तो फिर कैसे किसान की आय दोगुनी होगी? किसान तो मर जाएगा। और किसानों की ये मांग रही है कि हमको एमएसपी मिले। अभी इस समय मक्का की खरीद चल रही है, लेकिन जेन्युइन जो मक्का का किसान है, अगर वो चाहता है कि हम एमएसपी रेट पे जो सरकारी केंद्र है वहां पे दें, तो उसमें इतनी अव्यवस्थाएं हैं। एक किसान मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरा मक्का तौला नहीं जा रहा है। हमने जो कृषि अधिकारी हैं उनसे बात की कि भाई आप किसान को हेल्प करिए। कृषि अधिकारी किस बात के हैं? जब उन्होंने कोई सेंटर बताया, वहां वो किसान गया, तो वहां उनसे कहा गया कि पहले आप एसडीएम से अप्रूवल लेके आइए, तब हम आपका मक्का खरीदेंगे। एक किसान के लिए अगर इतनी ज्यादा जटिलताएं पैदा कर दी जाएंगी तो वो कहां जाएगा? तो किसान का जो एमएसपी, एक तो इसकी अभी तक गारंटी नहीं बनाई गई है, गारंटी कानून भी बने, और एमएसपी लोगों को अगर तय होती है तो वो कैसे मिले, सरकार इस पे भी जवाब दे। और इस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, उससे भी कृषि में लागत बढ़ गई है। तो ये डीजल और पेट्रोल के कीमतों को कैसे नियंत्रित किया जाए, सरकार से हम लोग ये भी बात करेंगे। और अभी एक बहुत चर्चा आपने देखी होगी T20 ईंधन की, उसमें हमने एक पत्रकार को, हमारे देश के जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी हैं, उनसे मैंने एक प्लेन पे बात करते हुए देखा। उन पत्रकार महोदया ने स्वयं ये कहा कि मेरी पेट्रोल की गाड़ी है और वो 7 का एवरेज दे रही है, माइलेज घटा लगा था। तो इसका मतलब जो एथेनॉल का मिक्सचर है, उसके लिए अभी हमारे यहाँ इंजन तैयार नहीं हुए हैं। और जो नई गाड़ी ला रहा है, कुछ दिन तो नई गाड़ी चलाता है शौक में, वो ये भी नहीं सोचता कि यार कितना एवरेज दे रही है। लेकिन ये सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। धीरे धीरे मुझे लग रहा है इससे और संकट आने वाला है। और अभी जो हमारे पास कल काफी शिक्षक आए थे बदायूं में, और आज भी बरेली के बहुत सारे शिक्षक अभी बाहर बैठे हुए हैं मुझसे मिलने। अब तोड़ा जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है कि इस मुद्दे को आप स्मार्ट सिटी पहले समाजवादी पार्टी ने ही बनाया था, उसको तोड़ दिया गया, फिर स्मार्ट सिटी की बना, अब उसको फिर तोड़ा जाए। मैं तो कह रहा हूं ना कि स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल और केवल पैसे की लूट हुई है, बाकी कहीं कुछ स्मार्ट नहीं बनाया गया है। और तोड़ फोड़ करने में भी तो जनता का ही पैसा खराब होता है भाई। अगर एक चीज बनाई गई और फिर उसको तोड़ दिया गया तो डबल खर्चा हो गया, जो बनाने में लागत आई तोड़ने में आई। तो मुझे लग रहा है कि कोई सही रोड मैप नहीं था कि हमको कैसे काम करना चाहिए। है ही नहीं, स्मार्ट कहाँ हुआ स्मार्ट। इस पे हमारे यहाँ दिशा की बैठक में भी थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन अब वो उन्होंने बता दिया कि वो तो योजना बंद हो गई। तो ठीक है भाई, योजना बंद हो गई, लेकिन जो योजना का जो पैसा आया था उससे क्या हुआ, उसका पूरा हिसाब तो देना चाहिए। आया लगातार जो कलेक्ट्रेट में आपत्ति आई, 4-5 दिन पहले तो क्या मामला है, क्या सुनवाई नहीं हो रही है? हमें लग रहा है लोग, ऐसा है, सरकार गंभीर नहीं है जनता की समस्याओं को लेकर, और इसीलिए जो लोग बेचारे परेशान दुखी हैं, वो कभी लखनऊ में, कभी कलेक्ट्रेट में अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब लोग परेशान। अभी कल आपने देखा शाहजहांपुर में कितनी दुखद घटना हुई। एक हमारी बेटी के साथ
उसकी चोटी पकड़ के लोग खींच लाए। आज हमने देखा, वो हम तो कल शाहजहां, मुझे शाम को ही खबर आ गई थी, लेकिन मैंने आज देखा कि सारे अखबारों ने, हिंदुस्तान ने, दैनिक जागरण को पढ़ा, प्रमुखता से छापा है। तो अब ये लोगों की कहां से हिम्मत उनको मिल रही है? उसमें एक विधायक जी का भी नाम लिया जा रहा है। हाँ, इस तरह बताइए, आप इलाज कराने गए हैं, अब वहां पे स्टाफ से आप मनमानी अगर चाहें करना, और जो बात है मैंने देखा बहुत छोटी सी बात है कि वो हमको वो वाला बेड चाहिए। अरे भाई, हमें इलाज से मतलब है, बेड ये मिले चाहे उधर वाला मिल जाए। तो ये सब जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सरकार कहीं से उनका नियंत्रण नहीं है कहीं पर भी। देखिए, ऐसा है, सरकार बने हुए ये 9 साल 10 साल हो गए। अब 10 साल में आप चिन्हित नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए चुनाव आ रहा है, और चुनाव जब आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जनता अब समझ चुकी है इनकी बातें, और आज अगर कोई गलत तरीके से मनमानी करके कोई कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारियों के साथ भी कार्रवाई की जाएगी। हमने बताया ना कि वो सारे लोगों का सब, खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, ध्यान भटकाने के लिए वो चुनाव की तरफ ऐसे ले जा रहे हैं कि लोगों में फिर वही हिंदू मुस्लिम कराया जाए, और इसलिए वो तानाशाही की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी का नेता है, लेकिन आपकी पार्टी से लोग साथ नहीं खड़े हैं। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं साथ नहीं खड़ा है कोई? ऐसा है, देखिए ऐसा है, हम लोग हर तरह से आजम साहब का साथ पार्टी ने दिया है, दे रही है, उसके कहीं उसमें एक बट नहीं है, हर तरह से साथ दिया जा रहा है। देखिए, ये बातें आज क्यों की जा रही हैं, आप बताइए, ये बातें आज क्यों की जा रही हैं? ये बातें तो जब सरकार जिस दिन बनी थी इनकी 2017 में, तब भी तो कर सकते थे। इसलिए ये केवल मुद्दे को, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आज उन्हीं के पार्टी के एक सांसद महोदय ने कहा कि वहां कभी नमाज नहीं पड़ी। उनके पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद है, उनका बेटा भी सांसद है, उनका बयान सुन लीजिए आप। नहीं, आप ऐसा है ना, सर्व समाज की बात करती है समाजवादी पार्टी। पीडीए में जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, तो क्या हमारे तमाम ब्राह्मण भाइयों को परेशान किया जा रहा है? ब्राह्मण समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है? हमारे व्यक्तिगत मित्र लोग हैं, मैं उनकी मदद करता हूं जहां हो सकता है, जहां जैसे हो सकता है हम लोग मदद करते हैं सर, सभी। देखिए, कोई भी, अगर हम एमपी बने हैं, हमको सर्व समाज का वोट मिला है, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है। जी जी, मैंने पूरी जगह दी जा रही। बताइए, हमारी पार्टी में सर्व समाज के लोग हैं। सनातन पांडे जी हमारी पार्टी के तो हैं, वो हमारे साथ एमएलए रहे, आज वो हमारे साथ एमपी है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जितनी मुठभेड़ें हुई हैं उस पे हमारे यहाँ के कोर्ट ने उंगली उठाई है, और कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई ये तरीका न्याय का नहीं है कि आप किसी के पैर में गोली मार दें। जब कोर्ट उंगली उठा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये तानाशाही ठीक नहीं है। ऐसा है, एक देश एक चुनाव को लेके, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित है, उसमें हमारे पार्टी के लोग भी हैं, तो अभी उस पर क्या कहना जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती उसकी। सरकार लाई थी, लेकिन सरकार लाने के बाद सरकार समझ गई कि यहाँ पास होने वाला नहीं है, तो तुरंत ही जेपीसी बना दी गई, और वो जेपीसी लगातार काम कर रही है।
इसलिए अभी उससे क्या बोलना, जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद फिर बात की जाएगी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको धरना देने का अधिकार है। अब वो अगर धरना दे रहे हैं, अगर वो लोगों के हित के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की है, तो सरकार को उनसे जाके वार्ता करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा, लोकतंत्र की व्यवस्था यही है, लोकतंत्र में सरकार को जाके वार्ता करनी चाहिए। लेकिन वार्ता करने के बजाय ये तो तानाशाही